नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का चल रहा है, ठीक है? तो उसमें हम लोग आज देख लेते हैं साइंस का छठा क्लास का ये तीसरा अध्याय तक पहुँच चुके हैं हम लोग, ठीक है? इसमें देखिएगा दिया गया है तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार तंतु से हम लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं, चाहे वो रेशम का कीट पालन करना हो या फिर देखते हैं कि कपास से कैसे ओटन विधि से या बहुत प्रकार की अलग-अलग प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्त्र का निर्माण होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है? तो इसमें देखिएगा कि बूझो और पहेली के बारे में थोड़ा-सा दिया गया है। ये बोलना चाह रही है कि ये जो दुकान में है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। कोई रेशम का है, कोई कॉटन का है, तो कोई प्लास्टर का है। तो ये जो पाया जाता है वो इसका जो निर्माण है वो विभिन्न-विभिन्न तरीकों से हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात बूझो और पहेली और बूझो ने अपने आस-पास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। जैसे बिस्तर बेडशीट हो गया, बिस्तर बिछाने वाला, ठीक है? अब ये जैसे कंबल हो गया, पर्दे, मेज़पोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि। तो वो अब और यहाँ तक विभिन्न उनके अपने बस्ते और बोरे के भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, ठीक है? अथवा संश्लेषित कृत्रिम के रूप में की जानी चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों में विविधता। तो इसमें देखते हैं कि बोला जा रहा है कि सिलाई के बाद कपड़े का जो कतरन बचता है, उससे कपड़े को स्पर्श करके पता लगाना है कि कौन-सा कपड़ा सूती का है, रेशमी का है, ऊनी है या फिर संश्लेषित है। ये पता लगाने का प्रयास करने का बोला जा रहा है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि तंतु। तंतु क्या है? ठीक है? तो किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ दिखाया गया सूती कपड़ा है, इसका धागा जो निकाला जा रहा है देखिएगा, इस प्रकार का जो धागा है ना? यही क्या है आपका तंतु है ना? इसे तागे के एक टुकड़े को मेज़ पर रखिए। इस तागे के टुकड़े को एक सिर पर एक अंगूठे से दबाइए, दूसरे सिर को एक लंबाई के अनुदिश अपने नाखून को खरोंचिए खरोंचिए। इस सिरे पर देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाती है। ठीक है? देखिए इस प्रकार देखिए यहाँ देख रहे हैं ना कि तागे को पतले तंतुओं में विखंडित किया जा रहा है, जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे को स्पाइरल फॉर्म में इस प्रकार जुड़ा हुआ है ना, तो इसको अलग किया जाता है तो वो तंतु का निर्माण हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तागे यह सिरा कुछ पतली लकड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ, ये जो पतली लड़ियाँ ही और अधिक पतली लड़ियों की मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहा जाता है। तो तंतु समझ गए कि जो वस्त्र का है, जो तागा है, उसका एक पतली लड़ी है, वही तंतु आपका कहला रहा है। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि वस्त्र जो तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है? कुछ वस्त्र जैसे सूती हो गया, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग देख लिए हैं कि जो वस्त्र का निर्माण है उसका जो तंतु है, कुछ-कुछ तंतु है वो पादप से भी बनते हैं और कुछ जंतुओं से भी बनते हैं, ठीक है? इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। तो हम लोग देखें कि जो पादप का तंतु है वो कौन सा है, रुई और जूट है, ठीक है? ऊन और रेशम से जो तंतु प्राप्त होती है, ठीक है? ऊन और रेशम से वो क्या है आपका जंतुओं से प्राप्त होती है ये, ठीक है? जैसे ऊन हो गया आपका ऊन भेड़ तथा बकरी की काट के ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है? तो रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। तो जो रेशमी तंतु है उसको रेशम कीट कोकून से निकाला जाता है। अबर जो 11th जेपीएससी हुआ था उसमें देखिएगा एक जो आपका तंतु है उसमें पूछा गया है कि यह जो तंतु है, ठीक है? अंगोरा या इसमें पूछा है कि अंगोरा जो ऊन है वो किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी का कितना महत्वपूर्ण है, जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका जो आंसर था वो आपका खरगोश था, ठीक है? तो याद रखिएगा अंगोरा जो ऊन है वो कहाँ से निकाला जा रहा है? खरगोश से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है? अब आते हैं कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था।
पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लेषित। लेकिन देखिएगा बोला जा रहा है कि कुछ वर्षों में 100 सालों से लगभग आस-पास में हम लोग देखते हैं कि जो मानव द्वारा खुद एक प्रकार का तंतुओं का निर्माण किया गया, ठीक है? जिसे संश्लेषित तंतु कहते हैं, ठीक है? इसमें आपका पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपका क्या है? सिंथेसाइज्ड फाइबर, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है कि कुछ पादप तंतु, हम लोग कुछ पादप तंतुओं के बारे में देखेंगे, जानेंगे, ठीक है? पहला जो रुई, रुई हम कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है? क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई होगी? इन बत्तियों के बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इसे रुई उपयोग गद्दों, रज़ाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं जो रुई का इस्तेमाल कहाँ होता है, गद्दों, रज़ाई और तकियों में। कुछ रुई को लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए आपने क्या ऑपरेशन किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कपास तंतुओं से बनी है, ठीक है? तो हम लोग देख लिए जो रुई का निर्माण है वो अब किससे बना हुआ है? कपास तंतुओं से, ठीक है? तो ये प्राकृतिक है ना? जो पौधों से प्राप्त किया गया है। तो इसके बाद देखिए साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली होती थी। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, जो कपास का जो खेती होता है वो बेसिकली ज़्यादातर आपका काली मृदा में होती है और जलवायु उष्ण होती है, मतलब थोड़ा-सा गर्म की ओर, ठीक है? और देखिए ऐसे राज्य का नाम पूछा जाए तो आपको देख लीजिएगा कि जो राज्य है आपका, ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन में ये वाला पोर्शन, यहाँ पे हमको जानते हैं कि काली मिट्टी है, ठीक है? तो काली मि यहाँ पे आपका अधिक से अधिक कपास की उपज होती है, ठीक है? कपास पादप फल जैसे कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व हो जाने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं के ढके बनोले को देखा जा सकता है, ठीक है? जो कपास देखिएगा इस प्रकार, देखिए टूट गया है, ये देखिए सब टूट गया है और बाहर निकल गया, ये आपका कपास दिख रहा है, सबको इकट्ठा किया जाता है और कपास तंतु का निर्माण किया जाता है, ठीक है? साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आप देख लीजिएगा कि यह जो विधि है और कौन सा विधि, हस्त चयन विधि, ठीक है? इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। तो कंकतन द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कपास में ओटन विधि से हम लोग किस प्रकार तंतु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये देखिएगा पहले कपास जो ओटा जाता था वो हाथ से किया जाता था। अब चलिए हम लोग जूट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? यानी पटसन, ठीक है? जूट, पटसन देखिएगा तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पटसन के लिए पटसन जो है आपका वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है। भारत में पटसन को मुख्य प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, देखिएगा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो जो पटसन है वो किस अवस्था में काट लिया जाता है? पुष्पन की अवस्था में, ठीक है? फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। देखिए पटसन का पौधा है, जब वो पुष्पन की अवस्था में होती है तो उसके काट के जल में भिगो के रखा जाता था, काफ़ी काफ़ी दिनों तक रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका तना वाला पोर्शन है, ये जो छाल है क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिसको आसानी से बाहर कर लिया जाता है, ठीक है? वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे, देखिए आप समझ गए, इसको अलग कर दिया जाता है और पटसन का निर्माण होता है, ठीक है? अब हम आते हैं कि सूती तागे की कताई। अब हम तागा तो देख लिए कि किस प्रकार तंतु से तागा बन गया। तागा का आप देखने की कटाई कैसे होता है, ठीक है? तो देखिएगा क्या है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो रेश जो है आपके पास तंतु है, जो रेशा है, ठीक है? तो उससे तागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहा जाता है, ठीक है? इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो तकली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कताई के लिए, ठीक है? अब आते हैं जैसे हाथ से प्रचलित कताई का उपयोग युक्त चरखा होता था, ठीक है? हाथ से जो इस्तेमाल किया जाता था कताई के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी क्या करते थे, कताई के लिए चरखा का इस्तेमाल करते थे। और कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो सूती वस्त्रों को, ठीक है, वस्त्रों की बुनाई है, वो ज़्यादातर सूती वस्त्र से होते थे, इसलिए चरखा के माध्यम से कताई करने के लिए प्रेरित करते थे कि स्वदेशी कपड़ा को पहना जाए और बाहरी कपड़ा को बहिष्कृत किया जाए, ठीक है?
चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार 1956 में क्या किया था, संगठन निर्माण किया जिससे खादी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 1956 देखिए ये इनपुट केविक, ठीक है? खादी ग्रामोद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है? तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया है, 1956 का केविक का निर्माण हुआ। अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूछ दे कि जो खादी एवं ग्रामोद्योग का आयोग का गठन कब किया गया, और अचानक आप देखिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको 1956 आपको याद हो जाएगी, ठीक है? कि इसका जो खादी और ग्रामोद्योग का आयोग का निर्माण 1956 में किया गया, ताकि खादी वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा सके और स्वदेशी कपड़ा को और महत्वपूर्ण बनाया जा सके, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा कि बृहद पैमाने पर तागों की कताई कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं कि तागे से वस्त्र कैसे बनता है। हम लोग देख लिए कि किस प्रकार तंतु था, रेशा बना, तागा बना और तागे की कताई हुआ। अब हम देखते हैं कि तागा से वस्त्र कैसे बनता है। तागे से वस्त्र बनने की कई विधियां हैं, इसमें आपका बुनाई आ जाएगा, ठीक है? कि हम लोग देखेंगे कि बुनाई जो किया जाता है, ठीक है? इसको वीविंग बोलते हैं ना। तो देखिएगा, वस्त्रों के तागों के 2 सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं तागे। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई या फिर वीविंग कहा जाता है, ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि किस प्रकार तागे बनने के बाद देखिए वीविंग होने लगा है, ठीक है? अब इसी ढंग से देखिएगा, तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों द्वारा की जाती है। देखिए, ये करघे द्वारा किया बुनाई की जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये हथकरघा है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की बुनाई, ठीक है? जैसे स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, ठीक है? या फिर इसकी बुनाई यानी निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े का बनाया जाता है, और या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को खींचकर जोड़ा है तो एकल धागा लगातार खींचकर चला आता है और तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार बुनाई हाथों और मशीनों द्वारा की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बुनाई है वो आपका क्या है कि हाथ द्वारा भी होता है। इस प्रकार आप तो गाँव में अवश्य देखे होंगे कि जो बुनाई किया जाता है वो इस प्रकार देखिएगा, दो दो चीज़ लिया गया है ना, इसके माध्यम से स्वेटर बुनाई जा रही है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब हम इतिहास में कुछ झांकियाँ लेते हैं कि क्या-क्या वस्त्र सामग्री। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि क्या आपने जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल के लोग क्या पहनते थे? किस प्रकार की सामग्री पहनते थे? वस्त्रों के विषय की पूर्व प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष के छाल, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है कि प्रारंभ में जो लोग हैं वो वृक्ष के छाल का इस्तेमाल करते थे। बड़ी-बड़ी पत्तियों, जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली-पतली टहनियाँ तथा घास-फूस बुनकर चटाइयों और डालियों टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊनों अथवा बालों के आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई बनाई और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। अब धीरे-धीरे, जैसे पहले जो प्रारंभ अवस्था में है, घास वगैरह, पत्ती वगैरह से ढककर अपना गुज़ारा करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो क्या वस्त्रों की बुनाई करना सीख गया, जब अस्थायी व्यवस्था में कृषि अस्थायी होने लगा था तब। उसके बाद देखते हैं, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में देख ले, ये क्या है कि मैं वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती, हम लोग देखते हैं नील नदी जो है आपका इजिप्ट वाला क्षेत्र से बहती है ना, तो इसमें हम लोग देखें कि इसमें इसका जो उगाया जाता था क्या क्या, रुई और फ्लैक्स, ठीक है? उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई भिन्न-भिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए गए। तो हम लोग देखते हैं जो सिलाई का सुई है उसका आविष्कार ने लोगों को बहुत बड़ा चेंजेस लाया और अब वो कपड़ा सिलाई करके पहनना शुरू कर दिया था। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएँ आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात यह नहीं कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा अध्याय कंप्लीट हुआ, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले अध्याय में, ठीक है?